हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके चैनल एजुकेशन विद शर्मा जी में। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो हमारी जल्द से जल्द मिल सके। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपसे एक सॉरी मांगना चाहूँगा उसके लिए कि जो हमारी जो वीडियो है स्टूडेंट, वो थोड़ा लेट आप तक पहुंच पाती है। उसका जो मेन जो रीज़न है वो मैं आपके पास आज शेयर करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो थोड़ा कम है, इसी वजह से हमारी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन भगवान का साथ रहा और आप लोगों का साथ रहा तो हमारे जो वीडियोस होंगी, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे और आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है। आज हमारा हम अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। क्लास 12वीं यानी कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने जो बात करी थी अध्याय 1 की बात करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बात करा था। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हमारे अध्याय 1 यानी चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उससे जाके देखें। और उससे हमारा तभी आपको ये सेकंड चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हमारा एनसीईआरटी बेसिस के आधार पर है, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपने सारी वीडियोस देखोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, जो आपको एग्जाम में परेशान करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके पास अध्याय सेकंड चैप्टर यानी अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं हम, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 1990। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में किस तरह की थी, उसके बारे में आज बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारत देश था वो 200 वर्ष तक ब्रिटिश का गुलाम रहा था, जिसमें हमारे भारत देश पर काफ़ी सारे अत्याचार किए गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी। 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग स्वतंत्र हो गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमारे जो नेता थे, जिसमें हमारा जो मुख्य रोल था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने देश की और नेताओं के साथ मिलकर एक सरकार का गठन किया। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, आपके काम आने वाली हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 1947 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक हमारे भारत में एक नया उदय हुआ, एक नया सवेरा आया और एक नई किरण निकली, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री यानी कि जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसे सरकार का गठन किया जिसमें क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रों को भी प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। एक ऐसी सरकार का गठन उन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि एक योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना की गई और ये योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये 1950 में की गई थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो एक देश का प्रधानमंत्री होता है। और ये योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के तहत अंतर्गत की गई थी, निक्के नीति के सिद्धांतों के अनुसार की गई थी। याद रखना दोस्तों, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के आधार पर, सॉरी 1956 नहीं दोस्तों, 1948 था ये। तो 1948 के इस नीति के आधार पर इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के तहत पर हमारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अब हम योजना की बात करते हैं। योजना होती क्या है? तो दोस्तों जो योजना होती है, योजना से अभिप्राय एक ऐसी व्याख्या से जिसमें हमारे देश के अंदर संसाधनों किस तरह प्रयोग करना चाहिए और उसके अंतर्गत एक
एक निश्चित समय दिया जाता है, उस निश्चित समय में हमें कैसे उपलब्धि करनी है, उन संसाधनों का उपयोग करके इन सभी की चर्चाओं को ही हम योजनाओं के नाम से जानते हैं। और जो भारत में जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो 5 वर्षों के लिए होती है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और इसीलिए पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो हमारी, अगर मैं इस योजना के बारे में आगे चलने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी जो ये योजनाएं थी, इन योजनाओं के जो निर्माता थे, इनका निर्माण जो किया था वो किसने किया था, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन योजनाओं का जो निर्माता थे यानी कि इनके जो पिता थे वो एक सांख्यिकीविद थे यानी कि स्टैटिस्टिक्स थे महान, जिनका नाम था, आप लिख लेना कॉपी किताब हो तो आपके पास, उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक सांख्यिकीविद थे जिन्होंने हमारी योजनाओं का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें योजनाओं के नाम योजना का निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे सांख्यिकीविद थे, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ये कौन थे, क्या करा था इन्होंने। तो हम बात कर रहे हैं सांख्यिकीविद जो महान थे जिन्होंने योजनाओं का निर्माण किया था, बनाया था। क्या नाम था उनका दोस्तों? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ये 1893 यानी 1893 में कोलकाता में हुआ था दोस्तों। और इनकी जो शिक्षा थी वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में ही हुई थी, और इनका जो कॉलेज की जो पढ़ाई हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी इनकी पढ़ाई? इंग्लैंड में हुई थी। और दोस्तों इन्हें 1946 में यानी 1946 में इन्हें एक ब्रिटिश संगठन था, एक संगठन था जिसका नाम फैलो था। फैलो में इनका सदस्य बनाया गया, और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को जगह दी जाती है, जिसमें ये एक शामिल थे हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो दोस्तों ये याद रखना, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बेसिस से ली गई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसके साथ हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम योजनाओं के बारे में आगे, कि जो हमारी जो प्रथम जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो 1951 से 1956 के बीच तक चली थी। 5 वर्षों की योजना थी। और ये योजनाओं का जो हम बात स्टार्ट हुई थी, तो इनके जो लक्ष्य थे, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन के, इनके जो लक्ष्य थे क्या थे। तो दोस्तों इनके 4 लक्ष्य थे, याद रखना, इसको आप लिख लेना। इनके 4 लक्ष्य थे। वो 4 लक्ष्य कौन से थे दोस्तों? तो वो 4 लक्ष्य थे समृद्धि, पहला लिख लेना, समृद्धि पहला इसका लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का। और जो दूसरा था वो था आधुनिकीकरण, और जो तीसरा जो इसका लक्ष्य था वो आत्मनिर्भरता थी, और जो चौथा लक्ष्य था वो थी समानता यानी इक्वलिटी जिसे बोलते हैं दोस्तों। ये चारों पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य कौन कौन से थे। आइए दोस्तों अब इनके आगे चलते हैं हम कि इनमें क्या किया था। तो दोस्तों इसमें पहली अगर हम लक्ष्य का बात करते हैं जिसका नाम है समृद्धि। तो समृद्धि क्या होती है दोस्तों? वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि करना, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना ही एक समृद्धि कहलाता है। और इसका संबंध आपके जीडीपी से भी होता है दोस्तों। कैसे होता है समझते से, कि इस उदाहरण के सामने कि जीडीपी अगर हम मान लेते हैं कि एक केक के रूप में मान लेते हैं, जीडीपी क्या है? केक है। और केक का अगर हम आकार बढ़ाते हैं तो उससे क्या, आकार जो उसका बड़ा हो रहा है, आकार अगर बढ़ाते हैं तो वो एक तरह से समृद्धि है। तो अगर देखा जाए कि अगर जीडीपी और समृद्धि में क्या होता है दोस्तों, एक सीधा संबंध होता है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी वो कब बढ़ेगी? जब समृद्धि होगी जिसकी, और समृद्धि बढ़ेगी यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगी। तो दोस्तों जीडीपी और समृद्धि का एक समानता पाई जाती है, इसमें कि अगर दोनों एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, यानी जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें समृद्धि को बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये कब बढ़ेगी? जब हमारे देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेवाओं को उठाएंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके उससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा लक्ष्य था
वो आधुनिकीकरण था। आधुनिकीकरण में क्या देखो, आधुनिकीकरण का जो स्टूडेंट मतलब होता है, आधुनिक का मतलब होता है नया, एक तरीके से नया। तो आधुनिक में क्या किया गया था, आधुनिक में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया था, नई टेक्नोलॉजी को लाया गया था इसके अंतर्गत, जिससे क्या हुआ, एक इसमें नए नए उपकरणों का यूज किया गया है, नए नए बीजों को लाया गया, जिससे क्या हुआ, हमारा उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये आधुनिकीकरण में हुआ था। इसके बाद हमारा जो तीसरा जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भरता, जिसे हम सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, सेल्फ डिपेंड बोलते हैं। इसके अंदर इस बात पर जोर दिया गया था कि जो हम खाद्यान्नों के लिए अन्य देश पर निर्भर थे, खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल जैसे, पर हम हमारा देश जो पहले अन्य देशों में निर्भर था, उसमें क्या हुआ, इसमें आपने खुद पर ही निर्भर होना उसने सोचा। तो खाद्यान्नों के लिए निर्भर स्वयं को होने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे क्या हुआ, हमारा देश खाद्यान्नों पर निर्भर हो सका। और हमारे देश में ये कैसे किया गया था पॉसिबल, हरित क्रांति के दौरान इस लक्ष्य को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इस साथ हमारा जो लास्ट है, जो पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो है समानता, इक्वलिटी से बात करते हैं। समानता दोस्तों क्या होती है, यानी इसमें समान सबको व्यवहार करना। इसके अंतर्गत क्या कहता है कि अगर हमारे उपरोक्त तीनों लक्ष्य अगर हमारे पास होते हैं, यानी कौन कौन से, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, अगर ये हमारे पास होती है, लेकिन इन तीनों के आधार पर होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच समानता को, हम लोगों के बीच में समानता नहीं ला सकते जब तक कि हमारे पास ये जो चौथा उपकरण समानता इसका नाम है नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया गया। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं, वो धनी वर्ग तक ही पहुंच पाती है। तो इसमें ये देखना होता था कि क्या जो सेवाएं जो दी जा रही है वो निर्धन व्यक्ति तक भी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। क्योंकि अगर दोनों के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, हमारा देश एक साथ समानता समानता स्थापित होगी और एक साथ हमारा देश ग्रो करेगा, जिससे क्या होगा कि जीडीपी को बढ़ाने में मदद मिलेगी और लोगों के पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लंबी ना हो, हमें यहीं पर इसको विराम देना होगा। लेकिन इस ये अध्याय भी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें आपके पास जल्द ही हाजिर होंगे। इसी के साथ गुड बाय दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूं। आपके पास मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसे करना और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना यानी योजनाओं को क्यों चुना गया था। पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत में योजनाओं को क्यों चुना गया था। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको डिस्कस नहीं करी है वो आप अपने प्रयास से बताना कि जो योजना आयोग या फिर ये योजनाओं जो संबंधी जो निर्णय है, योजनाओं को जो बनाया गया है, वो किस देश की प्रणाली से इसको अडॉप्ट किया गया है या अपनाया गया है। ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है आज की क्लास में, लेकिन मैं आगे करूंगा नेक्स्ट क्लास में और आपको ये आंसर मुझे देना है जब तक। तो दोस्तों इस साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी। थैंक यू।